लाइट का नेचर जो है, ओके, हमने रे ऑप्टिक्स देखा अभी जस्ट, उसमें लाइट का जो नेचर था वो रे नेचर, लाइट का नेचर मतलब लाइट किस तरीके से प्रोपोगेट हो रही है, ओके, लाइट किस तरीके से प्रोपोगेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रे। अभी लाइट किस तरीके से प्रोपोगेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ द वेव। इट इज द न्यू ब्रांच ऑफ द फिजिक्स बेस्ड ऑन द वेव concept of the light. It's called as wave optics. And according to this wave theory, इस wave theory के according, light is a form of energy which travels through medium in the form of transverse wave motion. According to wave theory, light जो है is the form of the energy and वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती in the form of transverse wave. दो टाइप की वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसवर्स वेव, देखो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव, मान लो ये इस तरीके से, ये कौन सी वेव हो गई, ट्रांसवर्स वेव हो गई। ये वाली जो है कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ये कौन सी वेव हो गई, ट्रांसवर्स वेव हो गई, सॉरी लॉन्जिट्यूडिनल वेव हो गई। दोनों में क्या फर्क है, देखो इसमें जो है वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है। और ये जो होता है ना, ये मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, ये क्या ऑसिलेट करते हैं, मीडियम के पार्टिकल। तो इसमें वेव का प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में है और पार्टिकल जो है वो इस तरीके से ऑसिलेट हो रहे, इस तरीके से ऑसिलेट हो रहे। तो oscillation of the particle is perpendicular to the propagation of the wave, okay, इसको वेव ऑप्टिक्स, इसको बोला जाता है यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव, उसे क्या बोला जाता है यहाँ पे, ट्रांसवर्स वेव। और वॉच लॉन्जिट्यूडनल वेव, यहाँ पे वेव का प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है और पर मीडियम के पार्टिकल भी किस तरीके से ऑसिलेट हो रहे हैं, इस तरीके से आगे पीछे टू एंड फ्रो इस तरीके से ऑसिलेट हो रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं हमारे, ऑसिलेट हो रहे हैं, दैट इज द लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पे जो हमारी लाइट है तो इस टाइप की है। कभी बोलोगे लाइट में तो पार्टिकल है नहीं, लाइट का तो एनर्जी है, तो यहाँ पे एनर्जी इस तरीके से ऑसिलेट होती है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसको एनर्जी कैसे है, परपेंडिकुलर है, ओके। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हमें देखना है अभी वेव फ्रंट के बारे में। व्हाट इज वेव फ्रंट? Wavefront is the locus of a point having the same phase, a surface oscillation. A wave, okay? वेव फ्रंट हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वेव अगर प्रोपोगेट हो रही तो उसको अगर सामने से देखा तो किस तरीके से दिखेगी। तो हमें क्या देखना है, टाइप ऑफ वेव फ्रंट। डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट, वेव फ्रंट कैन बी थ्री टाइप्स विच आर गिवन बिलो, ओके, विच आर गिवन बिलो आर स्पेरिकल वेव फ्रंट, आर स्पेरिकल वेव फ्रंट, सेकेंड वन इज यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरी क्या है यहाँ पे, प्लेन वेव फ्रंट। तीसरी कौन सी यहाँ पे, प्लेन वेव फ्रंट। तीन वेव फ्रंट है यहाँ पे। देखो वेव फ्रंट नॉर्मल इसमें भी समझ सकते हो, अगर वेव प्रोपोगेट हो रही है, जैसे मान लो वेव जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है और अगर तुम सामने से उसको देखोगे तो किस तरीके की वेव हमें दिखेगी। तो तीन टाइप की, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देख रहे हो, यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट। तो और एक्चुअल वेव फ्रंट मतलब वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट हैविंग द सेम फेज, सरफेस ऑफ द कांस्टेंट फेज ऑफ ऑसिलेशन। मतलब क्या है उसका बताती हूँ। स्पेरिकल वेव फ्रंट देख लो, व्हेन द लाइट इज इमर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, देखो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ द लाइट वेव फ्रंट उस हिसाब से बनती है। सबसे पहले देख रहे हैं स्पेरिकल वेव फ्रंट, व्हेन द लाइट इज इमर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, वेव फ्रंट आर स्पेरिकल एंड कॉन्सेंट्रिक विद द पॉइंट सोर्स एट देयर सेंटर, ओके, एट देयर सेंटर मतलब क्या, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे क्या है इस तरीके से एक पॉइंट सोर्स है, हाँ, इसमें से देखो अभी मान लो इस तरीके का एक टॉर्च है कुछ, तो इसमें से लाइट इस तरीके से बाहर निकल रही है, इस तरीके से बाहर निकल रही है। हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देखो हम इस तरीके से यहाँ पे ऑब्जर्व कर, ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं सामने से। देखो मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे सामने से लाइट, ऐसे मतलब ऐसे इमेजिन करना, स्क्रीन से बाहर आ रही है, स्क्रीन से बाहर वो बीम आ रहा है, स्क्रीन से बाहर वो पॉइंट बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे वेव फ्रंट कैसे बनती है, इस तरीके से स्पेरिकल क्या बनती है, वेव फ्रंट बनती है।
ओके, इस तरीके से। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और इस तरीके से ऑल डायरेक्शन में लाइट जो है वो क्या, देखो ना, ऑल डायरेक्शन में लाइट जो है वो क्या हो रही है यहाँ पे, प्रोपोगेट हो रही है इन द ऑल डायरेक्शन। दिस इज द 1 2 3 4, जैसे बहुत सारे हैं प्रोपोगेशन। इसकी क्या रेडियस यहाँ पे आर है। ओके, स्पेयर 1 2 3 4 यार रेडियस। The spherical wave front, the amplitude of the light wave is equal to 1 upon r, and intensity is given by inversely proportional to r square। जितना हम दूर दूर जाते जाएंगे हमारी एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा, इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। सीधी सी बात ना, बल्ब की अगर बात कर लो तो बल्ब जैसे जैसे बल्ब से दूर होते जाते हैं, हमारे मान लो रूम में बल्ब है, ओके, बहुत बड़ा हॉल है मान लो, हाँ, उसमें बल्ब लगाए हुए, तो जैसे जैसे दूर जाते हैं बल्ब से, इंटेंसिटी भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। दिस इज द स्पेरिकल वेव फ्रंट। आगे वाला सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ओके, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या है? व्हेन द सोर्स ऑफ द लाइट इज लीनियर, एग्जांपल स्ट्रेट लाइन सोर्स एज शोन इन द फिगर, ठीक है, एज शोन इन द बिलो। देखो इस तरीके से लीनियर है, तो उसके आजू बाजू हर जगह से क्या होगी, लाइट होगी, जैसे ट्यूब की तरह इमेजिन करो। ट्यूब लाइट होती है ना, ट्यूब लाइट, हाँ, ट्यूब लाइट को इमेजिन करो। दैट इज द सोर्स ऑफ द लाइट इज अ लीनियर। उसके वेवफ्रंट कैसे बनते हैं, सिलेंड्रिकल, इस तरीके से। इस तरीके से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो है वो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ये यहाँ से डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे आर। इसकी भी जो इंटेंसिटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon r। ओके, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon √r है। फर्क समझो इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली 1 upon r, इसको 1 upon √r, और इसका क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी 1 upon r। अगला हमें क्या देखना है यहाँ पे, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट क्या है? When a light source are emitting parallel rays, or when the light is coming from very far from the source, wavefront will be planes। अगर लाइट सोर्स में लाइट रे कैसे आ रही है, इस तरीके से मान लो पैरेलल ही आ रहा है, they are coming from very long distance, that is consider, you can consider as infinity से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, far of source, infinity भी नहीं, दूर का। तो ये वेव फ्रंट देखो इस तरीके से कैसे होते हैं, इस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट होता है। दिस आर दी प्लेन वेव फ्रंट। तो इसमें जो इसका एम्पलीट्यूड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, इंटेंसिटी क्या होती है यहाँ पे, ओके। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, हमने रिफ्लेक्शन वाला लॉ देखा था, ठीक है। एक सरफेस सरफेस है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या हो गई यहाँ पे इस तरीके से नॉर्मल। लाइट रे जो है वो क्या हुई है, इंसिडेंट हुई। लाइट रे क्या हुई, इंसिडेंट हुई। दिस इज इंसिडेंट लाइट, दिस इज द इंसिडेंट एंगल। और यहाँ पे लाइट रे क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, दिस इज द रिफ्लेक्शन वाला एंगल। ओके, सेम है दोनों, दोनों सेम ड्रॉ करने चाहिए। ओके, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ओके, दिस इज रिफ्लेक्टिंग एंगल, यहाँ तक जैसे आई थी वैसे जा रही है, अगर कुछ ऑब्जर्व वगैरह नहीं हो रही है तो उसी हिसाब से दिस इज द सरफेस। इसके ऊपर अभी लाइट जो हमने रे फॉर्म में देखी थी, अभी लाइट जो ट्रैवल कर रही है, लाइट ट्रैवल करी इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो यहाँ पे वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इस तरीके से। ओके, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। ओके, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट और दिस इज क्या है, रिफ्लेक्टिंग। ऐसे आई और ये क्या रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके,
यहाँ तक। सिमिलरली यहाँ पे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी होगा, अगर रिफ्रैक्ट होगी तो इस तरीके से यहाँ पे दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। नीचे मान लो डेंसर मीडियम होगा तो इस तरीके से, इसी डायग्राम में कर रहे हो एक्चुअली में, फर्क समझो। इसी में मैंने अलग से नहीं किया, अब इसी में जस्ट दिखाया उसको एक ही मत करो चीजें। यहाँ पे मीडियम वन है और यहाँ पे नीचे मीडियम टू है। पहले केस में एक नीचे से कोटेड था, इस तरीके से क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। सेम है रे ऑप्टिक्स जैसा, मतलब जैसे रे है वैसे वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, वैसे वे रिफ्रैक्ट हो रही है, वैसे ही इस तरीके से क्या होगी, डाइवर्ज होगी। इस तरीके से मान लो मैंने प्रिज्म ले लिया, तो ये जो मेरी वेव फ्रंट थी इस तरीके से आ रही थी, इस तरीके से क्या हो गई, फिर डेविएट हो गई। इसका ओरिजिनल पाथ था ना, ये पाथ इसका ये हो गया, तो डेविएट हो गया, डेविएशन भी है। दिस इज इंसिडेंट एंड दिस इज द इमर्जिंग, क्या हो गया यहाँ पे, वेव फ्रंट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। ये हमारा नॉर्मल, अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ओके, विद द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ बोला है 30 डिग्री। डायग्राम नहीं दिया है, सभी चीजें हमें जो बोला है वैसे वैसे ड्रॉ करती जानी है। प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द क्या है यहाँ पे, हॉरिजेंटल। आगे, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विद द हॉरिजेंटल। क्या पूछा है यहाँ पे, एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विद द हॉरिजेंटल। दिस इज द इंसिडेंट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। हाँ, ये वाला अभी ये 30, ये कितना रहेगा, हमें ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, कुछ नहीं, लॉजिकली देखा जाए तो वो भी 30 आएगा, पर ठीक है मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, इंसिडेंट एंगल प्लस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। तो इंसिडेंट एंगल कितना हो गया यहाँ पे, 60। तो रिफ्लेक्टिंग एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 60। ये वाला एंगल निकालना है, आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 90। आर 60 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। ओके, सीधे ज्योमेट्री लगा, मैथ लगा, तो क्या है, ये वाला सेम है ना, एग्जैक्टली exactly। और ये 90 है, ये 90 है, ये सेम है, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों भी क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। ओके, पहले थ्योरी कवर कर लेते, फिर कल हम आराम से क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस। ओके, आगे बढ़ते, आगे हमें क्या देखना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ दी वेव। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या एवरीवन, बताओ, रिएक्ट करो, सबको रिएक्ट करना है। हेलो एवरीवन, ध्यान है आप लोगों का, रिएक्ट करना है जैसे पहले आप लोग करते थे। क्या दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आया क्या, आसान ही है। ओके, तलवारा स्कूल, बाकी लोग।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव देखना है हमें, ओके। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है मीडियम के अंदर, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y प्रोड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ वेव, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात चल रही है यहाँ पे, ओके। द मीडियम, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y प्रोड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ वेव is the vector sum of displacement produced by each of the wave। एक से ज्यादा वेव है, हर कोई डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है यहाँ पे, y1 y2 y3 y4 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 y5, ओके। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज गिवन बाय y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे y3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे y4। This superposition principle जो है, it is applicable for mechanical wave also and it's applicable for the electromagnetic wave, that is the light wave also। आगे बात करते हैं इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस क्या होता है? The phenomenon of formation of maximum intensity at some point and minimum intensity at some other point by two identical light waves traveling in the same direction is called as interference of the light। मतलब दो लाइट रेज ट्रैवल कर रही है मीडियम के अंदर, उनका सुपरपोजिशन हुआ तो उससे एक तो क्या होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या फिर इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। दैट फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। और when the two light of the wave of exactly equal frequency having the constant phase difference with respect to the time travel in the same direction are superposed, overlap with each other, and intensity of resultant wave does not remain uniform in the space। मतलब क्या कि दो लाइट वेव है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, टाइम के रिस्पेक्टिव में ट्रैवल कर रही है एक ही डायरेक्शन में, सुपरपोज हो गई मतलब एक के ऊपर एक आ गई, तो उनकी इंटेंसिटी एक नहीं रहेगी, दोनों मिला के एक इंटेंसिटी बन जाएंगी। तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, एक तो इंटेंसिटी बहुत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। देखो, डिपेंडिंग अपॉन द फेज डिफरेंस इन द सुपरपोजिशन वेव, इंटरफेरेंस जो है वो दो टाइप के हैं। पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा कौन सा है यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, पहला कौन सा है यहाँ पे, इंटरफेरेंस की बात चल रही है, इंटरफेरेंस, ओके। इंटरफेरेंस में दो, एक कौन सा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता था, व्हेन द टू वेव्स मीट इन द सेम फेज, ओके, सेम फेज में मिल रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम, इंटेंसिटी जो है वो लाइट की क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इट्स कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे मान लो ये एक वेव हो गई, ये दूसरी, ओके, इस तरीके से सेम फेज में है, दोनों सेम फेज में है, देखो सेम फेज में, फेज डिफरेंस जीरो नहीं, ये भी यहाँ से स्टार्ट करी, यहाँ भी यहाँ से स्टार्ट करी, फेज डिफरेंस क्या दोनों के बीच का, जीरो। सुपरपोज हो गई तो रिजल्टेंट वेव जो है, रिजल्टेंट वेव इस तरीके से, ये हो गई दोनों की रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड भी दोनों का क्या हो गया यहाँ पे ऐड हो गया, दिस इज द रिजल्टेंट वेव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे यहाँ पे, फेज डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का, फेज डिफरेंस है दोनों के बीच का पाई, ओके। देखो ना, ये पाई देखो, ये यहाँ से है, ये यहाँ से इतना पाई, फेज डिफरेंस कितना है, पाई। तो इसका जो रिजल्टेंट वेव रहेगी वो कैसे रहेगी, रिजल्टेंट वेव ये रही रिजल्टेंट वेव, ग्रीन वाली का एम्पलीट्यूड ज्यादा ना, A1 माइनस A2, तो ऊपर की साइड से ही स्टार्ट करेगी, जीरो से, इस तरीके से पॉजिटिव में, इसी द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
अभी हमें क्या देखना है, एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफेरेंस ऑफ दी टू वेव। एक्सप्रेशन निकालना है हमें, एक्सप्रेशन y1 के लिए इक्वेशन क्या है, a sin ऑफ ओमेगा टी। वेव एसएचएम में तुम लोगों ने पढ़ा है ना, y2 इज इक्वल टू क्या होता है, a sin ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइव। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, इसका क्या लिखेंगे b। ए और b क्या है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा टी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है यहाँ पे टाइम, फाइव क्या है कांस्टेंट फेज। ओके, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगी ना, y1 प्लस y2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस b साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइव। ओके, तो सॉल्व करने के बाद y इज इक्वल टू क्या मिलता है, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइव। यहाँ पे फाइव जगह कह रहे, सॉरी यहाँ पे क्या है, फाइव लिया है ना ये वाला सिंबल, तो ये वाला सिंबल लेना पड़ेगा यहाँ पे थीटा। सल्फेज, जैसे मान लो अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में ड्रॉ करूं इस तरीके से, ये ए एम्पलीट्यूड ये बी एम्पलीट्यूड, दोनों का रिजल्टेंट किस तरीके से आएगा, दोनों का रिजल्टेंट ये रहेगा, दैट इज द एम्पलीट्यूड ए। दोनों के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे फाइव था, और ये रिजल्टेंट का कितना आ जाएगा यहाँ पे थीटा, रिजल्टेंट में विद द ए। तो दिस इज मच, एम्पलीट्यूड निकालना है तो एम्पलीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे फाइव, वेक्टर लग रहा है और कुछ नहीं। और एंगल कैसे निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू बी साइन ऑफ फाइव अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइव हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस टू I1 I2 कॉस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइव, कॉस ऑफ क्या हो गया यहाँ पे फाइव हो गया। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, इंटेंसिटी पहले की इंटेंसिटी दूसरे की इंटेंसिटी, दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे फाइव, तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो आई शुड भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। आई मैक्सिमम होना चाहिए तो cos फाइव इक्वल टू क्या होना चाहिए, +1। और फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, 0, 2 पाई 4 पाई, सीधी सी बात है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना होना चाहिए, 0 पाई 2 पाई 4 पाई, इस तरीके से। ओके, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई इंटू फाइव, दैट इज n लैम्डा होना चाहिए। फाइव की वैल्यू कितनी लिखोगे, लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई 2 n पाई, फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए यहाँ पे n लैम्डा। पाथ डिफरेंस मतलब ये होता है, पाथ डिफरेंस कौन सा, ये वाला, ये पाथ डिफरेंस है। हम्म, ये इतना कितना होता है, लैम्डा होता है, इतना डिफरेंस चलेगा ना, क्योंकि देखो ये यहाँ से स्टार्ट कर रही है, दूसरी यहाँ से स्टार्ट करेगी, तो पार्ट डिफरेंस 5/2 हो गया, तो ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव आ जाएगा। कंस्ट्रक्टिव है तो उसने एक तो यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, एक तो यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए वेव, तो फिर पार्ट डिफरेंस एक तो 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए यहाँ पे 2 लैम्डा होना चाहिए, सॉरी लैम्डा होना चाहिए, या फिर 2 लैम्डा होना चाहिए। यहाँ तक हम आ गए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, सभी लिख लिया। अभी हमें क्या देखना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या देखेंगे अभी हम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसके लिए फाई कितना होना चाहिए, पाई 3 पाई, उसके बाद क्या होना चाहिए, 5 पाई होना चाहिए। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा अपॉन क्या होना चाहिए 2 पाई इज इक्वल टू 2n-1 क्या होना चाहिए पाई, दैट इज इक्वल टू कितना 2n-1 लैम्डा बाई 2। इतना अगर क्या रहेगा, पाथ डिफरेंस रहेगा, पाथ डिफरेंस अगर इतना रहेगा तो एक फेज डिफरेंस इतना रहेगा, तो क्या मिलेगा हमें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। इंटेंसिटी इसकी लिख लेते हैं, इसका इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 का क्या आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, या फिर ओके, इसका क्या आ जाएगा, इसका इंटेंसिटी आई मिनिमम इज इक्वल टू √I1 माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे I2 क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं कंपेयर करूँ तो दोनों का रेशियो लेना है, आई मैक्स बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे आई मीन इक्वल टू √I1 प्लस
I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे I2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ यहाँ तक किसी को? ऑल क्लियर? ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे आ जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ए और बी क्या है, ए और बी जो है, ए वेव वन की एम्पलीट्यूड है और बी जो है वो वेव टू की क्या है यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। इंटरफेरेंस हमने देखा, देखो क्या क्या याद रखना है यहाँ पे। हमने इंटरफेरेंस देखा, इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस पहले तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला I इज इक्वल टू I1 स्क्वायर प्लस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ क्या हो गया यहाँ पे पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो फेज डिफरेंस पाई कितना होना चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई, ओके, इतना होना चाहिए, दैट इज द 2n पाई। और पाथ है डिफरेंस, मतलब पाथ डिफरेंस बताया मैंने लैम्डा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n-1 इंटू क्या होना चाहिए यहाँ पे पाई। और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n-1 लैम्डा बाय क्या होना चाहिए यहाँ पे 2। टू सोर्स ऑफ लाइट, क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन में। two sources of intensity, two sources of intensity I and 4I are used in an interference experiment. Okay, find the intensity at a point where wave of the two force superpose with the phase difference of 0, pi by 2 and the ratio of maximum and minimum intensity. Ratio भी पूछा है। देखो I1 एंड I, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 कॉस ऑफ फाइव पूछा है। जब फेज डिफरेंस कितना है 0 तब की इंटेंसिटी बताओ, फेज डिफरेंस पाई बाई 2 तब की इंटेंसिटी बताओ, और जब पाई है तब की बताओ। निकालते हैं, देखो जब 0 है, 0 तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे I2 प्लस यहाँ पे ये वैल्यू डालते हैं यहाँ पे पहले के लिए, ये क्या हो जाएगा I प्लस क्या हो जाएगा 4I प्लस 2 इंटू कॉस 0 कितना होता है यहाँ पे 1 होता है, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये I इंटू क्या हो गया यहाँ पे 4I, तो ये क्या हो जाएगा 5I प्लस 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, ये हो जाएगा 4I स्क्वायर, बाहर लेके आ जाओ इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस ये हो जाएगा 2I अंडर रूट I स्क्वायर, अंडर रूट I स्क्वायर क्या हुआ I यहाँ पे अंडर रूट 4 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9I, दैट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। जब पाई बाई टू तब की बात करते हैं, पाई बाई टू के लिए फाइव इक्वल टू कितना लेना है पाई बाई टू, फॉर्मूला फिर से वही I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। I1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे I प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4I प्लस 2 अंडर रूट ये हो जाएगा I इंटू क्या हो जाएगा 4I कॉस ऑफ कितना हो गया यहाँ पे 90, कॉस 90 क्या होता है यहाँ पे 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो ये सीधा क्या हो गया 5I। ओके, अभी फेज डिफरेंस कितना बोला है उन्होंने, पाई बोला है, तो ये निकालते हैं, क्या आ जाएगा I प्लस 4I प्लस ये कितना होगा 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे I इंटू 4I कॉस 180 क्या होता है यहाँ पे -1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5I हो गया, ये माइनस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4I स्क्वायर नेगेटिव ये हो जाएगा 5I, इसको बाहर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4I, तो दैट इज द फाइव इक्वल टू सॉरी इंटेंसिटी इक्वल टू कितनी आ गई, दैट इज I, दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी, तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी यहाँ पे I, जब फेज डिफरेंस 0 है तब मैक्सिमम इंटेंसिटी आई कितनी 9I, जब फेज डिफरेंस कितना है पाई बाई 2 तब इंटेंसिटी कितनी आई है 5I, जब इंटेंसिटी कितनी है यहाँ, जब फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पे 5 तब इंटेंसिटी क्या आई है हमारी मिनिमम आई है, दैट इज इक्वल टू कितना आया है यहाँ पे I। उसके बाद उन्होंने रेशियो पूछा है मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू क्या हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम, मैक्सिमम कितना है बताओ 9I, ओके, और यहाँ पे I और रेशियो कितना आया फिर यहाँ पे 9:2 क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया।
इंटेंसिटी बहुत अच्छे से समझना है, चीजों को याद रखना पड़ेगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया एवरीवन? बताना है, रिएक्ट करना है, चलो बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एवरीवन ऑल क्लियर? कल के लेक्चर में अभी हम क्या देखेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में देखना है। ठीक है, रिवाइज करके आना आते समय। ओके, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम कवर करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, ठीक, मिलते हैं कल।